नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। साइबर ठग अलग अलग हथकंडे अपनाकर लोगों को चूना लगा रहे हैं। ताजा मामला जबलपुर और जांजगीर चांपा का है, जहां ठगों ने बुजुर्गों को निशाना बनाया। किस तरह से बुजुर्ग इनकी जालसाजी में फंसकर लाखों रुपए गंवा दिए। और ये कोई नया मामला नहीं है, देश भर में हजारों लोग इस तरह की ठगी के शिकार होते हैं। करोड़ों रुपए लोग गंवा रहे हैं। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और लगातार जो तस्वीरें सामने आती हैं वो हैरान करती हैं। एक रिटायर्ड कर्मचारी से अगर ठगी की गई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 79 साल के रिटायर्ड कर्मचारी से ठगी की गई है। लंबा तजुर्बा है उनके पास, जिंदगी में कई उतार चढ़ाव उन्होंने देखे होंगे। कई लोगों ने, दर्जनों लोगों ने, हजारों लोगों ने उनसे वसूली की कोशिश की होगी, उन्हें उलझाने की कोशिश की होगी। जिंदगी कितने उतार चढ़ाव देखने के बाद 79 वर्ष का सफर कम नहीं होता। मौजूदा वक्त में तो बड़ी चुनौतियां आने लगी हैं, लेकिन वैसे शख्स को जो रिटायर्ड कर्मचारी, यानी पूरी जिंदगी उन्होंने नौकरी की है, पूरी जिंदगी वो एक्टिव रहे हैं किसी महकमे में, कहीं उन्होंने काम किया है, नए दौर को देखा है अपनी आंखों के सामने, अगर उनसे ठगी हो सकती है तो साइबर ठगों के नेटवर्क, साइबर ठगों के जाल कैसे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इनसे बचा कैसे जा सकता है। कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। मसलन जब आप किसी को फोन करते हैं तो वहां भी आपको जानकारी दी जाती है, वहां भी आपको समझाया जाता है, लेकिन इन सब के पीछे कई वजह है, जिन वजहों को आज तलाशने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले रिपोर्ट, फिर इस मुद्दे पर चर्चा। एक नरेश गोयल जो मनी लॉन्ड्रिंग केस के हैं उसमें आप इन्वॉल्व हैं और आपका अरेस्ट वारंट निकला हुआ है और आपको अरेस्ट करने के लिए हम आ रहे हैं। उसके बाद से कभी इंस्पेक्टर, कभी एसीपी, डीसीपी सब ने बात किया और मेरे को ये कहा गया कि आप बिल्कुल हमारे उसमें हैं, बाहर अगर आप निकल नहीं सकते हैं नहीं तो आपको शूट कर दिया जाएगा। अपनी दास्तान बयां कर रहे ये बुजुर्ग ठगी के शिकार हुए हैं, वो भी तब जब रोजाना डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं और साइबर ठगी को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद लोग ठगों के जाल में फंसी जाते हैं। ठग अलग अलग तरीके से लोगों को अपने ट्रैप में लेते हैं। नया मामला जबलपुर और जांजगीर चांपा का है। बात जबलपुर की करें तो यहाँ एक 79 साल के रिटायर्ड बुजुर्ग वीके कपूर को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया। खुद को ठगों ने पुलिस अधिकारी बताया और वीके कपूर को मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की धमकी दी। 2 दिन तक बुजुर्ग को मोबाइल कैमरा ऑन रखकर मानसिक दबाव में रखा। बुजुर्ग के खाते से 45 लाख रुपए अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करा लिए। इस मामले की शिकायत शुक्रवार को राज्य साइबर सेल को दी गई, लेकिन अभी तक 45 लाख लूटकर भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पिता के साथ हुए इस हादसे को बेटे विशाल कपूर कुछ इस तरह से बयां कर रहे हैं। इनको मैंने जोर जबरदस्ती डाल के इन्हें थोड़ी आवाज़ थोड़ी बड़ी करके उनको बोला कि आप ये फ़ोन तुरंत काटिए, जो भी होगा देखा जाएगा, आप लेकिन तुरंत काटिए, इसके बाद हम एक भी पैसा आपको नहीं देंगे। उनको ये बोलिए और बाहर आइए। और उतने में फिर मैंने अपने सारे रिलेटिव्स और दोस्तों को फ़ोन किया, वो आए यहाँ पे और जब देखा तो ये कमरे में ही बंद थे, दरवाज़ा भी बंद था, तो उनसे खुलवाया और उनने फिर उसी टाइम पे वो जो व्हाट्सएप कॉल चल रहा था, जो सुबह के 3 घंटे से चल रहा था, और उनसे बाद में ने थोड़ा सा रफली बात किया कि आपको जो होता है आप कीजिए, मैं नहीं दूंगा। जब जाके वो काटे, उसके बाद भी वो छोड़ नहीं रहे थे वो, लेकिन थोड़े हिम्मत दिखा के इनने फिर वो फ़ोन काटा है। कई तरह से उनको डराया धमकाया कि आप किसी से बात ना करें, किसी को इस संबंध में बताएं ना, और उनको डिजिटल अरेस्ट भी रखा गया था 2 दिन के लिए। जब वो आवेदक बहुत तरह से डर चुके थे और झूठे केस में फंसने के कारण फिर उन्होंने 17 तारीख को एक यस बैंक का खाता है कलकत्ता का, उसमें आरटीजीएस के माध्यम से 45 लाख रुपए उनसे डरा धमका कर ट्रांसफ़र करा लिए। हालांकि डिजिटल अरेस्ट का ये मामला एमपी के जबलपुर तक ही नहीं सीमित है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में भी एक मामला सामने आया, जहां डिजिटल अरेस्ट के नाम पर रिटायर्ड कर्मचारी से 6 किस्तों में 32,54,000 रुपए की ठगी की गई।
ठगी का तरीका बिल्कुल जबलपुर के जैसा ही था। ठगों ने पीड़ित पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने का डर दिखाया। इस लूट में भी रिटायर्ड कर्मचारी ही निशाने पर रहे। बहरहाल अब जरूरत है तो लोगों तक अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने की, ताकि दोबारा कोई भी शख्स इन ठगों के जाल में न फंसे। जबलपुर और जांजगीर चांपा से संजीव चौधरी के साथ शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो कई बड़े सवाल हैं, क्या सिर्फ जागरूकता काफी है या क्या करना होगा, समझेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल है, संजय साहे साहब हैं, पूर्व एडीजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरुबा कबीर जो है साइकोलॉजिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तुषारकर देवांगन साहब हैं, पीड़ित डिजिटल अरेस्ट के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। NS नाप्यनाई साहब हैं, फाउंडर साइबर साथी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे सहयोगी संजीव चौधरी जबलपुर से। संजीव जी, सबसे पहले एक अपडेट, उसके बाद अपने मेहमानों के पास चलेंगे। जो अपडेट है वो है VK कपूर साहब, जो लगातार 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट बने थे। वो बहुत गहरे सदमे में है। आज जब हमारी NDTV की टीम ने उनके साथ बातचीत की, तब भी वो बात करते करते अपना आपा खो बैठे और रो पड़े थे। उसके बाद अभी जब चर्चा हुई कि आज लाइव में उनको होना चाहिए, तो पता चला है कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और वो हॉस्पिटल में ले जाए गए हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि एक जो 80 साल के वृद्ध हैं, उन्होंने ना सिर्फ अपना पैसा खोया है, अपना विश्वास खोया है, अपना स्वास्थ्य भी खो दिया। क्षमा कीजिए अमृत जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और हमारे साथ हैं डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल ठगी के पीड़ित तुषारकर देवांगन साहब। तुषारकर जी, बताएं क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से आपको उन्होंने शिकार बनाया? सर, मुझे कोलाव पुलिस स्टेशन मुंबई से कॉल किया गया और मुझे जानकारी दी गई कि आप जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में डराया धमकाया गया मेरे को, और मुझे अंदर कर दिए जाने की मतलब के लिए कहा गया, अंदर कर दिए जाओगे आप, ऐसा बोला गया। ठीक है सर, लेकिन आपने मनी लॉन्ड्रिंग तो की नहीं होगी ना, फिर आप क्यों डरे? फिर आपने पैसे क्यों दिए? नहीं, मैंने क्या, किस तरीके से उन्होंने डराया, क्या जाल उन्होंने बिछाया था, वो जरा आप बताएं। सर, वो नरेश गोयल नाम का कोई व्यक्ति था जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल है, और उसके पास मेरे जो है वो कुछ ATM दिखाया गया, मेरे नाम का ATM दिखाया गया और कहा गया कि आप इसके साथ शामिल हैं क्या, ऐसा पूछा गया जो है। तो मैंने कहा मैं कभी मुंबई गया ही नहीं हूँ, केनरा बैंक में मैंने कभी अपना अकाउंट खुलाया ही नहीं है, तो मैं मैं इसको पहचानता भी नहीं हूँ, तो मैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल ही नहीं हूँ। जी ठीक है, आते हैं आपके पास। संजय साहे साहब, आपका भी तजुर्बा काफ़ी है, क्या इसके पीछे आप वजह मानते हैं? क्या जागरूकता काफ़ी है? जो किसी को आप फ़ोन करते हैं तब आपको जागरूकता का एक मैसेज सुनने मिलता है, इसके साथ कई कोशिशें की जा रही हैं, क्या ये सब काफ़ी है, या जो जाल ये साइबर ठग बनते हैं उससे निकलना बड़ा मुश्किल नजर आता है? क्योंकि जाहिर है कि उनके पास कई अलग अलग तरीके होंगे, कौन किस तरीके में उलझेगा ये उन्हें पता है। वो आपके साइकोलॉजी पे खेलते हैं, और ये जागरूकता से भी ज्यादा है कि ये साइकोलॉजिकली आपको बेसिकली हैक करते हैं, आपको दिमाग को हैक करते हैं। और मुझे एक चीज बार बार ये समझ में नहीं आता है, जो लोग सरकार में या सरकारी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस में इन्होंने जिंदगी भर काम किया है, वो कैसे विश्वास कर लेते हैं कि डिजिटल अरेस्ट में वो फंस गए हैं। तो कहीं कोई हिप्नोटिज्म और मेस्मराइज करने का वो भी पूरा कार्यक्रम चल रहा है, और ये अवेयरनेस तो बहुत बार अवेयरनेस हुआ है, और ये डिजिटल अरेस्ट का तो करीब करीब रोज ही कुछ ना कुछ आता है, उसके बाद भी अवेयरनेस नहीं बढ़ रहा है। और लोग क्यों विश्वास करते हैं, ये इसका मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है। अवेयरनेस उसी समय सक्सेसफुल होगा अगर उसमें टैंजिबल एक्शन होगा। और अवेयरनेस के साथ साथ, जैसे मैं आपको बताता हूं, सरकारी नंबर जो होते हैं उसको हम साइबर में और कंप्यूटर के भाषा में व्हाइट लिस्टिंग बोलते हैं। तो भारत में जितना भी सरकारी नंबर है उसका अगर वो व्हाइट लिस्टिंग करते हैं, तो जब भी आपको कॉल आएगा तो उसमें कुछ या तो कॉलर ट्यून उस तरीके का होगा, या नंबर में ही कुछ और आगे पीछे प्रीफिक्स सफिक्स कर दिया जा सकता है, जिससे आदमी को पता चल जाए ये सरकारी नंबर है, और सरकारी नंबर से अगर कॉल नहीं आया तो सुनने की कोई जरूरत नहीं है।
डिजिटल अरेस्ट इलीगल है, देयर इज नथिंग कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट। वो कितना भी बताने के बाद लोग समझने को तैयार नहीं है। दूसरा म्यूल अकाउंट्स का, जो बैंकिंग सेक्टर का है, म्यूल अकाउंट 8.5 लाख म्यूल अकाउंट अभी सीबीआई ने पकड़ा है, कुल मिला के 1.9 मिलियन ऐसा वो बताते हैं। जब हमें बैंक अकाउंट्स पता है 700 ब्रांचेस से ऑपरेट कर रहे हैं, तो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर में चेंजेस क्यों नहीं लाया जा रहा है? दूसरा, सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग मनी। एक तरह से 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए इनके 45 लाख गए हैं, वो धीरे धीरे पूरे साइफन ऑफ हो जाएंगे, छोटे छोटे अकाउंट्स में चले जाएंगे और लास्ट में क्रिप्टो करेंसी तक भी जा सकता है। तो ये एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। कोर बैंकिंग का जो मुद्दा है अभी बड़ा ही एक बहुत ही शुरुआत के लेवल पे है, तो वो उस पर भी कोई काम नहीं किया जा रहा है। तीसरा है टेलीकॉम। हमें बार बार ये एयरटेल में आप देखिएगा स्कैम कॉल्स, ये वो, एक्चुअली स्कैम कॉल्स आता है तो वो कहीं कुछ भी नहीं दिखाता है। सो द टेलीकॉम कंपनीज वो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, उन पे भी एक्शन होना चाहिए। क्लोन सिम्स प्लस लार्ज अमाउंट बिना कोई वेरिफिकेशन का सिम कार्ड दिया जा रहा है। बैंक में भी होड़ लगी हुई है अकाउंट खोलने के लिए। अकाउंट खोलने के चक्कर में बिना कोई वेरिफिकेशन का, तकरीबन बिना कोई वेरिफिकेशन का, जिसको ये डिजिटल ऑनबोर्डिंग बोलते हैं। तो ब्रॉडली ये है। और कम से कम जो एल्डरली हैं, एल्डरली को तो जो भी गवर्नमेंट एजेंसी हो, कम से कम उनको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है कि आप एक रिस्की कैटेगरी में हैं और आपको किसी का कॉल लेने का जरूरत नहीं है। जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा कुछ नहीं निकल रहा। बहुत तो हम लोग 8 या 9% जो है रिकवरी कर पाए, अरेस्ट नहीं कर पाए। तो जो डेटरेंट बोलते हैं वो डेटरेंट भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये लाओस, कंबोडिया, वियतनाम से ऑपरेट कर रही है। बहुत बड़ा जाल ऑपरेट हो रहा है। एंड दिस इज नॉट लिमिटेड टू डिजिटल अरेस्ट। इन्वेस्टमेंट का भी स्कैम हो रहा है, लोन का भी स्कैम हो रहा है, जॉब्स का भी स्कैम हो। तो ये पूरा इतना बड़ा जो एक तंत्र अब खड़ा हो गया है, इलीगल तंत्र, वो एक सिंडिकेट के तरह में ऑपरेट कर रहा है। इट इज अ फुल फ्लेजेड बिजनेस कंपनी विच इज ऑपरेटिंग विद ऑल द टेक्निकल कैपेबिलिटीज एंड ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटीज। और वो ऑपरेट कहां से? ऑपरेट वहीं से कर रहे हैं जहां लॉज कमजोर है, जहां उन पे एक्शन नहीं होगा। और जो कर रहे हैं एक्चुअल ऑपरेटर्स, जो ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं, वो हमारे लोग जाके उस कंट्रीज में करीब करीब स्लेवरी के लेवल पे वो काम कर रहे हैं और सिंडिकेट्स उनको कंट्रोल कर रहे हैं। सो दिस इज वेयर इट इज। बिल्कुल सही आपने बताया। नसरापी नाई जी, सिस्टम कहां और कितनी मदद कर सकता है, कहां और क्या फेलियर आपके नजर में है? दो चीज है। एक तो जैसे आपने ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, अवेयरनेस, जागरूकता काफी नहीं होता है। जब हम जागरूकता के बारे में बात करते हैं, ऐसे हो जाता है कि हम विक्टिम को ही रेस्पॉन्सिबल लगा देते हैं। उनको तो अवेयर होना चाहिए। अवेयरनेस के इन स्पाइट ऑफ अवेयरनेस वो विक्टिम बन गया तो रेस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी उनका हो रहा है। तो मेरी मानना ये है कि हमारे क्रिमिनल लॉस की तरफ से इम्पैक्ट नहीं हुआ, ये डिजिटल अरेस्ट की प्रॉब्लम कम नहीं हुआ है। अभी तो ज़रूरत ये है आरबीआई की तरफ से और बैंक्स की तरफ से कुछ एक्शन तुरंत लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से उधर ही सबसे बड़ा लाक्यूने है। आप देखेंगे तो कोई भी फिनेंशियल फ्रॉड एक हॉप, हम बोलते हैं ना, एक लेवल पे बैंकिंग चैनल्स के अंदर ही रहते हैं। हमारे बैंक से कोई और बैंक में म्यूल अकाउंट या कभी कभी जनधन अकाउंट्स का भी मिसयूज हो रहा है। तो एक लेवल बैंकिंग चैनल से बिल्कुल बिल्कुल ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन मेरा ये सवाल है, ये कंसर्न है कि मान लीजिए अभी इसी वक्त किसी के साथ ये चीजें चल रही हूं और उनके बगल में मैं हूं, मुझे इसकी जानकारी मिल गई, मैंने साइबर सेल को खबर कर दी, क्या अभी सिस्टम मदद कर सकता है और किस तरीके से मदद की जा सकती है? Who is the question to? जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अभी अगर किसी के साथ ऐसा होता है, उनके परिवार के किसी सदस्य ने साइबर सेल को इन्फॉर्म कर दिया कि अभी ये चीजें चल रही हैं फलाना लोकेशन पर फलाना के साथ, तो क्या उस वक्त सिस्टम कुछ कर सकता है? हाल फिलहाल में कुछ मिनट के या कुछ घंटों के अंतराल तो बैंकिंग चैनल के अंदर ही है, तब तो जरूर कर सकते हैं। इसीलिए पुलिस बोलते हैं गोल्डन आवर करके। जब कोई क्राइम आपके ऊपर हो रहा है
और वही समय पे आप तुरंत पकड़कर फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मेरे एक चीज इसमें शेयर करना है, आप तो तीन तरीके से पुलिस कंप्लेंट दे सकते हैं, ऑनलाइन cybercrime.gov.in में या 193 में कॉल करके। कई विकल्प, लोग तो पुलिस को भी कॉल कर सकते हैं। आपने गोल्डन वर्ड का जिक्र किया, मैम ये जरा बताएं आपकी गोल्डन टाइम जो है कितने देर के अंदर इसे काउंट किया जाता है, मसलन 1 घंटे, आधे घंटे, कितना देर? See that only the police can answer, but let me just complete my answer क्योंकि ये बहुत जरूरी है सबको जानकारी मिलने का। कंटिन्यू ये जितना जल्दी आपको एक्शन चाहिए तो आपको पुलिस स्टेशन में डायरेक्टली जाके कंप्लेंट देना जरूरी है। आप ऑनलाइन में देके तुरंत एक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली जाइए। और दूसरी चीज, पुलिस इतना ही बोलते हैं, गोल्डन आवर का मतलब ये नहीं है कि 1 घंटे के अंदर। गोल्डन आवर बस इतना ही है जब पैसा बैंकिंग चैनल के अंदर है तो वो लोग हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि विक्टिम को अक्यूज को पकड़ना, उनको ट्रायल में बिठाना है, उनको अंदर करना है, जेल के अंदर डालना है, उसमें कोई मतलब नहीं है। उनको उनका पैसा वापस चाहिए। उसके लिए जितना जल्दी आप कंप्लेंट दे रहे हैं उतना जल्दी होगा ये क्रिमिनल के अंदर। जो मैं पहले बोल रहे थे जब आपने इंटरप्ट किया, वो ये है कि आरबीआई की तरफ से पेई बैंक, मगर जहां से पैसा बैंकिंग चैनल से बाहर जा रहा है वहां पे रोकने के लिए कोई तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो तरीका वो बैंक ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से हो सकता है। बहुत ज्यादा ऑप्शंस है जो इंटरनेशनली भी कवर हो रहा है। जी, ठीक है मैम, आते हैं आपके पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी। बिल्कुल ठीक है, आते हैं आपके पास। हमारे साथ अरूबा कबीर जी हैं। आपने सुना किस तरीके से क्या कुछ चीजें हो रही हैं, सबको पता है, ऑलमोस्ट लोगों को पता है, लेकिन आखिर कहां पर लोग मात खा जाते हैं, कौन सी साइकोलॉजी का इस्तेमाल ये साइबर फ्रॉड करते हैं, कहां पर चोट होती है उनकी और इसके पीछे कौन सा वो पहलू होता है जिसका वे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सबको पता है कि यहां फंस सकते हैं आप। जागरूकता आपके पास भी, हमारे साथ तो एक डिजिटल अरेस्ट के शिकार भी तुषारकर जी भी हैं, उन्हें भी पता होगा कि ये चीजें फ्रॉड हो सकती है, फिर भी वे उलझे। तो ये कौन से हथकंडे का इस्तेमाल करते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है? अरूबा जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अभी जैसे संजय जी ने बोला कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनको पता है गवर्नमेंट कैसे काम करती है, वो भी कैसे शिकार हो रहे हैं। जो लोग शिकार हो रहे हैं इस चीज का, वो बेवकूफ नहीं है, बट जो स्कैमस्टर्स है उनको ट्रेनिंग दी गई है, बहुत ही हाई साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दी गई है। सबसे पहले वो हमारे अथॉरिटी बायस पे खेलते हैं कि देखिए आप रास्ते में चलेंगे, अगर आपको पुलिस वाला नॉर्मली भी हेलो बोलेगा या आपको आवाज देकर दिल धड़क जाता है कि मैंने क्या किया। तो वो अथॉरिटी बायस जो हमारे देश में बहुत ज्यादा है, कॉप्स को लेकर, लॉयर्स को लेकर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लेकर, तो ये उसी चीज का फायदा उठाते हैं। दूसरी चीज जो है, ये एक फियर अर्जेंसी लूप क्रिएट करते हैं कि ये आपको बोलते हैं अभी जल्दी है, अभी करना है, आप दूसरों से बात नहीं कर सकते हैं, या आपके डर को बढ़ा देते, जिससे आपका जो ब्रेन का सामने का हिस्सा है वो काम करना थोड़ा कम करता है और आपका फियर एंड फ्लाइट मैकेनिज्म जो एमिगडाला है ब्रेन का पिछला पार्ट, वो थोड़ा एक्टिव होता है और वो शिकार हो जाते हैं। तीसरा जो है सोशल आइसोलेशन और शेम। हम समाज में बहुत शेमफुल फील करते हैं। पहले तो हम अपने एसेट्स के बारे में खुल के बात नहीं करते, कैसे आए कैसे नहीं आए, तो हमें डर रहता है लोगों को पता चलेगा। दूसरा, फिर अगर लोगों को पता चला कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो लोग मेरा हंसी मजाक करेंगे, अथॉरिटी मेरी नहीं सुनेगी, तो वो आइसोलेशन और शेम इन स्कैमस्टर्स के फेवर में हो जाती है। नाउ इज इट हिप्नोसिस? ये हिप्नोसिस नहीं है, बट इसको हम कहते हैं डिसएसोसिएटिव ट्रांस। डिसएसोसिएटिव ट्रांस में आप अथॉरिटी का डर डाल देते हैं, अर्जेंसी बढ़ा देते हैं और कुछ रेपिटेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं बार बार कि आप मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व है, आपको अरेस्ट किया जाए, और बार बार आप वो बोलते हैं, आपका ब्रेन काम करना बंद हो जाता है। एंड टोटली हिप्नोसिस नहीं है, बट ये जो स्कैमस्टर्स होते हैं, हम एक साइकोलॉजिकल टर्म यूज करते हैं, मैकवे। ठीक है अरूबा जी, ठीक है, आपके पास आते हैं। संजीव जी, एक मसले का आपसे जिक्र करेंगे, उसके बाद संजय जी से कमेंट लेंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात है, हमने अपने चैनल पर एक खबर दिखाई थी कि एक बुजुर्ग के पास एक मैसेज आता है, एक फोटो वे डाउनलोड करते हैं और वे उनके खाते से पैसे चले जाते हैं। ऐसे कई मामले हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जितने लोग शिकार हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को समझ है
कि वे शिकार हो सकते हैं, ये चीजें फ्रॉड हो सकती है, लेकिन फिर भी उन्हें टारगेट किया जा रहा है। क्या है, आपने जितने लोगों को कवर किया है, आपने क्या एक्सपीरियंस है वो जरा शेयर करें प्लीज शॉर्ट में। देखिए, जो ये मामला है ये जबलपुर के ही एक युवक का मामला था। उनके पास एक फ़ोटो आई और उसमें ये लिख के आया कि क्या आप इसको पहचानते हैं। 5 मिनट बाद उनके पास एक फ़ोन आता है कि एक फ़ोटो आपको भेजी है, आपके परिचित की है, क्या आप उसको पहचानते हैं। देखिए, जब इस तरीके से कोई भी कॉल आएगा तो व्यक्ति फ़ोटो पे टिक करेगा और जैसे ही उसने फ़ोटो को डाउनलोड किया, एक लिंक डाउनलोड हो गई और उसका फ़ोन हैक हो गया। ये सभी लोग पढ़े लिखे थे, ऐसा नहीं है कि ये किसी बहुत गांव के या बिना पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन जो साइकोलॉजी की बात हो रही थी वही बात है। आपको इस तरीके से थ्रेट किया जाता है कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये जो बुजुर्ग अंकल है जो जबलपुर के वीके कपूर साहब हैं, ये तो BSNL के ऑफिसर रहे हैं और बड़े अच्छे ओहदे से काम किया है, पूरी ज़िंदगी भर टेलीकॉम में BSNL में काम किया है और वही इसके शिकार हो गए। और जो दूसरी बात है, मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि जो आज चांपा से जो हमारे साथ तुषार जी बैठे हैं, उनके पास भी जो फ़ोन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक ही गैंग है, क्योंकि इसी तरीके से मुंबई के कोलाबा की बात की गई, वही जो बात की गई कि आप जो मनी लॉन्ड्रिंग में है उसी व्यक्ति का नाम लिया गया, गोयल का नाम लिया गया। उसी तरीके से हो सकता है जो पुलिस इंस्पेक्टर भोसले का भी नाम लिया गया हो। तो ये वही स्कैमर्स हैं जिन्होंने जब उस दिन देश में जबलपुर के साथ और भी कई जगह स्कैम किया। ये 2 लोग आ गए, जबलपुर से 45 लाख चले गए, वहाँ से 25 लाख चले गए। देखिए, बहुत बड़ी रकम है। एक दिन में फ़ोन कॉल पे यदि 60-70 लाख रुपए कमा रहे हैं तो वो उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। जाहिर है कि पूरी टीम होगी, एक रिसर्च टीम भी उन्होंने लगा रखी है। ये बहुत बड़ा सवाल है, आपने बिल्कुल सही कहा, और शिकार कोई भी बन सकता है। संजय जी, एक शॉर्ट कमेंट आपसे लेंगे। OTP जैसी चीज पर हम और आप भी सावधानी बरतते हैं, तो क्या यहां भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं? मसलन अभी जो मैसेज आ रहे हैं, आखिर में S या T का इस्तेमाल किया जा रहा है ट्रांजैक्शन के लिए, सर्विस मैसेज के लिए। क्या बैंकिंग के जो OTP होते हैं उसको चेंज किया जा सकता है? मसलन बैंकिंग OTP, BOTP, ऐसे कुछ जिससे आप सावधान रहे, क्योंकि आप कई दफा ऑनलाइन शॉपिंग में भी आपको OTP का इस्तेमाल करना पड़ता है या हर जगह। मेरे को तो लगता है कि 2 लेयर्ड मैकेनिज्म होना चाहिए। जैसे हमारे कॉर्पोरेट बैंकिंग में होता है, 2 लेयर्ड मैकेनिज्म होता है। जब हम लोग ट्रेड करते हैं, हम ऑल्सो एंटरप्रेन्योर एंड रन अ कंपनी, तो हमारा जो अकाउंट है, करंट अकाउंट होता है, उसके साथ तो हमारा ऑडिटर है, जो अकाउंटेंट है, हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके पास भी उसका रेप्लिका होता है। एंड वी हैव अनदर ऐप जो कि SDFC में SDFC स्नॉर्कल बोलते हैं। तो अनटिल उस पर मैं क्लियर करता हूं तो आएगा, एक्टिवेट नहीं। ठीक है सर, रोकना चाहूंगा। संजय जी आते हैं आपके पास, प्लीज कंटिन्यू। संजय जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो वो जो है ना, वो जहां से इनिशिएट हुआ उसके बाद एक लेवल और है, तो उस ऐप पे जाके आपको कंट्रोल है। या मैं ये बोलता हूं कि अगर आपका बेटा है या जो भी आपका क्लोज रिलेटिव है, तो ऐप का कंट्रोल आप किसी और को दे सकते हैं, अनटिल दैट इज नॉट एक्टिवेटेड। उसका ओटीपी इसमें नहीं जाएगा तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरा 1930 जो हमारा साइबर क्राइम का नंबर है, वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से वो क्रिकेट मैच वाले स्टेटिस्टिशियन की तरह हो गए। तो वो खाली बताते हैं 123,000 समथिंग डिजिटल अरेस्ट का केस लास्ट ईयर हुआ। मेरा अपना मानना है कि डायनेमिक और रियल टाइम सपोर्ट होना चाहिए। हमारे पैनलिस्ट ने बोला कि एक कमेंट NS नापेनाई जी से, मैम क्या आप सुझाव देंगी बैंकों के लिए, सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, आम लोगों के लिए? क्या सुझाव होगा जिससे फर्क पड़ सकता है? जैसे मैं आपको बताया था, क्रिमिनल लॉ में से अभी तो सक्सेस नहीं दिखा रहा है ना, तो एवरीबडी अग्रीज ऑन दैट। हमको अभी बैंकिंग चैनल से कुछ तो करना पड़ेगा। ये है एक तरीका जो अभी मैं शेयर कर सकती हूँ। हम लोगों का फ्रॉड डिटेक्शन सेल के बारे में पता है बैंकिंग चैनल्स के अंदर। जब भी आपके क्रेडिट कार्ड में थोड़ा ज़्यादा सडनली एक एक्सपेंस हो रहा है तो तुरंत आपको फोन कॉल आते हैं। ऐसे ही कोई अकाउंट में सडनली बहुत ज्यादा पैसे आ रहा है तो तब भी डिटेक्ट हो सकता है। तो बहुत साल से बैंकिंग चैनल से बातचीत हो रहा है कैसे इसको। तो आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पर चीजें, यहाँ पर नए वक्त के साथ, नए दौर में चीजें बदलने की जरूरत है। अरुबा जी, एक शॉर्ट कमेंट आपसे प्लीज, 30 सेकंड मैम। क्या सुझाव आप देना चाहेंगी आम लोगों को, और क्या आपके जहन में कोई बड़ा सवाल है? प्लीज।
दो चीज़ें हैं। आम लोगों को यही बताना चाहूँगी जो मैंने पहले बोला, आप बेवकूफ़ नहीं है। ये स्कैमस्टर्स को ज़्यादा ट्रेनिंग किया गया, इसलिए आपको भी थोड़ा अपना गेम अप करना पड़ेगा, खुद में विश्वास लाना पड़ेगा, ताकि डर के समय आप डरे नहीं। आप सोचे, आप लीगली सोचे, आप नॉर्मली सोचे, आप कामली सोचे कि क्या हो सकता है। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, आप पुलिस को सिर्फ एफआईआर्स नहीं करनी चाहिए, उनको मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी देना चाहिए इन विक्टिम्स को, बिकॉज बहुत ज़्यादा पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर बढ़ रहा है। तीसरी चीज़, जो हमारी अथॉरिटी बायस है, डर है लीगल अथॉरिटीज के साथ, पुलिस वालों के साथ, जिनकी वजह से हम डर जाते हैं, उनके साथ भी एक इट्स कॉल्ड इनोकुलेशन थ्योरी कि एक्सपोजर होना चाहिए, बातें होनी चाहिए, ताकि नॉर्मल लोग जो है बिल्कुल बिल्कुल अरुबा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और तुषारकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि मेरे ख्याल में कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे मुद्दे को उठाते भी नहीं है, प्रशासन के पास किसी डर की वजह से जाते भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का वक्त इजाजत नहीं देता। संजय साया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अरुबा कबीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुषारकर देवांगन साहब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। NS नापिनाई जी हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सहयोगी संजीव चौधरी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सावधान रहें, सतर्क रहें। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।